गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रैक नोमैड्स। आज चलिए हम लोग आपका टॉपिक्स क्या कहते हैं हमारे फिजिक्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है। अच्छा, मैं उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है ना। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरी वॉइस है वो आपको समझ में और सुनाई दे रही होगी साफ। ठीक है। तो टॉपिक आज हमारा रहेगा काइनेमेटिक्स और फोर्स। ठीक है। मैं दोनों ही टॉपिक्स कराने वाला हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए यहाँ पर वी डू नॉट नीड टू गो फॉर जो इन डेप्थ नॉलेज होता है उसके लिए। ठीक है। हम लोग ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। ऑल आई वुड ट्राई कि मैं आपको जो बेसिक बेसिक चीजें हैं मैं वो आपसे करवा पाऊँ। ठीक है ना। जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन रिसेंट टाइम में पूछे गए हैं, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अभी स्पेशली फॉर आपके सीडीएसई वालों के लिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों की मैं क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स बढ़ रहे हैं भैया। देखो आपके में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स है ना, मतलब और प्लस आपके फंडामेंटल्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब आपका बेस आपका बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना। इसीलिए सी ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट की हुई है फिजिक्स, अभी फिजिक्स भी होगा, ज्योग्राफी के भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप वो टॉपिक्स जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोशिश मेरी यही रहेगी आपको कि इतना पढ़ा दूं कि आपको उस टॉपिक के अलावा फिर आपको बाहर से कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो ये चीज आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको बेसिक्स देखो, बेसिक फॉर्मुलेशन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कैसे यूज करना है, वी का कैसे यूज करेंगे, है ना, क्या आपका एक्सेलरेशन है, क्या डी एक्सेलरेशन या डैम्पिंग बोलते हैं। तो हम उन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक टॉपिक जैसे मैंने बता दिया काइनेमेटिक्स रहेगा और आपका फोर्सेस रहेगी। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है, एक बार मैं बेसिक आपकी उससे देखते हैं हमारी थ्योरी से। तो थ्योरी में देखेंगे ये फिजिक्स का ब्रांच है बेसिकली दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोशन। तो यहाँ पे बताया है कि बेसिकली जो मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक जो वर्ड है वहां से बना हुआ है। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है उसके 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 अराउंड आपको ये पूरा टॉपिक मिलेगा। अब देखो ये क्या क्या बताता है, क्या क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और उनके बीच का रिलेशन क्या हो गया। ठीक है ना। तो हम ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। इसमें जी जेई मेंस का लगा, इसको इसको अवॉइड करते हैं हम लोग। आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो ध्यान देखना है कि काइनेमेटिक्स फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग आपका हाउ ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कैसे उनकी जो वेलोसिटी हो, क्या उनकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन की गई है यहाँ पे, और उनके क्या एक दूसरे पे इम्पैक्ट रहता है। ठीक है। हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। इट डज नॉट कंसीडर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस बनने लगे हैं आजकल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई हमारा लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फोर्स एक्टिंग अपॉन देम, दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ द मोस्ट एडवांस मैकेनिक्स एंड सच एज डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। तो यहाँ तक ना डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मोशन नहीं होगा, और काइनेटिक्स आपकी यहाँ पे मोशन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ, काइनेटिक्स का आपका मास कंसीडरेशन नहीं रहता है। तो आपको ये आपका किसके फॉर्म में आ सकते हैं, ये ऐसे ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये आपके आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो ये मैंने बेसिक बेसिक बता दिया है। अच्छा, इसी पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। मैं जब आपका मोशन इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें मोशन और डीप में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। इसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बात करूंगा, क्या क्या है, ऊपर ऊपर एक ब्यौरा दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोर्सेस के बारे में। ठीक है ना। फोर्सेस की जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो भी बता दूंगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं मोशन डीप में डिस्कस करूंगा, जो आपकी नाइन्थ आपकी एनसीईआरटी है, जहां से डायरेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, वहां से मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो कुछ पॉइंट्स कुछ आपके वो समझ लीजिए, ये आपकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, और ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने बताया आपको फंडामेंटल पे क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल का मतलब पता है क्या है, दे विल आस्क यू अबाउट वेक्टर्स। वो क्या करेंगे, अगर आपको वेक्टर नहीं पता है वेक्टर क्या होता है, तो वो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज दे देंगे, अच्छा बताओ ये वेक्टर है या नहीं है।
अगर आपको वेक्टर का ही नहीं पता है कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी मुझे लगता है जो कि पता होगा, रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं, मोशंस क्या होते हैं, तो इन पे ना बहुत ही छोटे छोटे मतलब समझे सेंटेंसेस में चेंज करके आपको फंसाया जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग बना देते हैं स्टेटमेंट। तो एक बार देख लीजिए इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इफ द पोजीशन डज नॉट चेंज टाइम अकॉर्डिंगली ऑन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो भाई रेस्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली उसमें कोई मोशन नहीं होगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मोशन का मतलब ही क्या होता है, पोजीशन चेंज करना। ठीक है, नाउ इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर द टाइम। हाँ, ये देखो, इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर द टाइम, द ऑब्जेक्ट इन मोशन, बोथ रेस्ट एंड देखो बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ डिपेंड ऑन द चूजिंग रेफरेंस फ्रेम। देखो, अब रेफरेंस फ्रेम का मतलब बेसिकली क्या है कि मोशन जब हम बात करते हैं तो मोशन हम किसी के रेफरेंस के फ्रेम में लेते हैं। आप मूव कर रहे हैं तो एक स्टैटिक फ्रेम होगा, है ना, उसके उसके फ्रेम के रेफरेंस उसके उसमें देखेंगे भाई हाँ ये मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप मूव कर रहे हैं, जमीन जमीन पीछे जा रही है, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस फ्रेम और उसके बारे में बताया गया। बस इतना ही पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जब मैं अभी आपको मोशन पढ़ाऊंगा उसमें वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब सॉरी यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा हो शायद, कुत्तों का थोड़ा है मेरे यहाँ पे, है ना। नाउ डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक सेकंड दीजिएगा जरा। चलिए देखते हैं एक बार हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड पोजीशन वेक्टर समझिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ दैट इज कवर्ड बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है ना, और यहाँ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल से एक पॉइंट से बताता हूँ, आगे जब हम क्लास करेंगे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब देखिए, इनके बीच में मैं, अब मुझे ए टू बी जाना है, मैं कैसे भी जा रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी पास लिया और मैं जाके ये पहुंच गया। तो ये आपका क्या है, दिस इज डिस्टेंस। वहीं पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन जाता हूं और ये पहुंच जाता हूं, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर का समझ लीजिए, स्केलर बेसिकली क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर पे हम लोग बात करते हैं, जब स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, वहीं पे जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर पे आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा प्लस डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो डिस्टेंस, अब वहीं पे हमें बता ना डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो सिंपल सा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता हूँ तो वो आपका क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा ना, फाइनल पोजीशन। और यहाँ पे क्या रहा, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको एक डायरेक्शन फॉलो किया है। ठीक है, इसीलिए जब मैंने बताया ना वेक्टर का क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड हो गया और एक डायरेक्शन हो गया। पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू द ओरिजिन बेस वेक्टर। ठीक है, हम जब पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, आई कैप जे कैप वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मैं बता दूंगा उसको। वैसे डायरेक्ट आपके टू बी वेरी ऑनेस्ट सीडीएसई में क्वेश्चंस नहीं आते पोजीशन वेक्टर से। ठीक है ना, आई कैप ये डायरेक्शंस वाले होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, ये डायरेक्शंस बताते हैं 3D उसमें। ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल में होते हैं। तो हम उस पर हम लोग यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल होता है, तो हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं मोशन ग्राफ्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके तीन मोशन ग्राफ्स होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन था, मुझे मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि आपसे पूछा जा चुका है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है वो किस, है ना, क्या है, तो मैं एक बार करा देता हूँ, मैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे काइनेमेटिक्स में दिया हुआ है। अच्छा, इन्हीं इन्हीं को हम कैसे जानते हैं, मैं इन्हीं का दूसरा वर्जन लिखता हूँ जो हम मोशंस में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने बोला, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने जैसे पता है, फर्स्ट पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, v प्लस यू इक्वल्स टू एटी। ठीक है ना, तो ये क्या देता है, तो ये बताता है कि वेलोसिटी टाइम क्या बता रहा है आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है।
हाँ तो देखिए यहाँ पे एक बार। सो एक मिनट में मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर लिख लेता हूँ ना, थोड़ा सा मेरा राइटिंग का इशू है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा जरा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो इस पे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। अब देखो बहुत बार पता है क्या होगा कि क्वेश्चंस वुड बी वेरी वेरी इजी, ठीक है ना, ऑल यू नीड वो जस्ट आपका क्या, कॉमन सेंस, ठीक है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट का बता रहा हूँ, आपका सीडीएसई का बता रहा हूँ। तो आप यार इन्हीं इक्वेशंस को किस तरीके से जानते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक होती है आपका, आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसका हम बोलते हैं, एक होता है वी प्लस यू प्लस ए टी, नेक्स्ट होता है आपका एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर उसका होता है टू ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो आपने, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस आई बिलीव। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको देखो, अब जब भी आपके ये ग्राफ बनते हैं, देखो मैं आपको ग्राफ आपको डायरेक्ट पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग वही पढ़ेंगे जितना रेलेवेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फालतू का कुछ भी आपको, समझ रहे हो, कुछ भी फॉर्डर नहीं आपको दूंगा फालतू चीजों का। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपका, तो आपको जो भी आपके पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़े। तो देखो ये आपका होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखा होगा आपका, आपने देखा होगा, तो उसमें वही हम किस में और ज्यादा पढ़ेंगे, जब मैं आपको क्या कहते हैं ये पढ़ाऊंगा, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे विल डिस्कस मोर इनटू देम ना। ठीक है ना। ये आपको बताता है पोजीशन टाइम ग्राफ ना, दिस इज व्हाट वी कॉल पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस वन इज आपका पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके रिगार्डिंग, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ठीक है ना, तो इस पे पूछा है कि हाँ जी बताइए कि ये क्या बताता है। तो मुझे इस चीज बताइए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम बता रहा है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस आपका। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से आप हम जब आगे देखेंगे। तो एक्चुअल में इसमें ये पूछा था कि ये बताता क्या है, जो आपका ये वाला फर्स्ट वाला होता है वेलोसिटी टाइम क्या बताएगा, जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या बता रहा है बच्चा आपका स्पीड, तो ये क्या बताता है, आपका स्पीड के बारे में बताता है, जो आपसे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपका डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दीजिए। मैं इतना इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, इतना कंफ्यूज मत होना, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, बात वो एक ही चीज रहेगी। ठीक है, बस जो भी आपके पोजीशन वेक्टर होते हैं बस वो उसका फर्क रहता है। ठीक है, तो ये आपका बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। एक सेकंड दीजिएगा जरा। हाँ, नेक्स्ट है आपका, चाहिए आपके जो भी आपके वो मार्किंग से वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स आपके इक्वेशन। ठीक है ना, देखो इस पे रिसेंटली मैं अभी इसमें बता रहा हूँ 2026 में आपका उसमें क्वेश्चन आया हुआ है सीएपीएफ में। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सीएपीएफ का, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि हालांकि थोड़ा सा एग्जाम का नजरिया अलग होता है, पर मैं फिर भी हम लोग को रोटेशनल आपको पढ़ना होता है। देखो जब भी हम रोटेशनल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं पहली बात। तो वहां पर जो भी आपका वो होगा तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो हम उसको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हम उसको ओमेगा से बोलते हैं, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो हम उसको अल्फा से बोलते हैं। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीजें वही सारी, देखो वही सारे जो हमने पीछे पढ़ा था वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। देखिए पहले देखते हैं, आपको समझते हैं इसकी बेसिक क्या कहते हैं डेफिनेशंस क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेशन मोशन, वी सॉ देयर आर 5 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग, देखते हैं रोटेशनल मोशन होता है। तो पहला देखिए, पोजीशन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय आपका एंगल थीटा। तो हम लोग क्या है, जहाँ पर एक्स पोजीशन होती है उसको हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। वहीं पे जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है वो किससे दी जाती है, एंगुलर वेलोसिटी से दी जाती है, और किस में आती है, रेडियन पर सेकेंड में। देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड पे पूछा जा सकता है कि अच्छा एंगुलर वेलोसिटी को किस में आपको मेजर किया जाता है, पहली चीज। दूसरा बात की जाती है आपके कि हमारी जो एक्सेलरेशन होता है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया जाता है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ना एंगुलर एक्सेलरेशन किसमें होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ओबीएस है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से वहीं पर टी है ना, वहीं पे टाइम को इसका ऐसे किससे रिप्रेजेंट, टी इवन इन रोटेशनल मोशन, तो टाइम आपका सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली टाइम का इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम बात करें पीछे वाली,
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका v इक्वल्स टू वी नॉट बट 80, इनिशियल फाइनल फाइनल वही लगा दिए, जैसे हम लोग बोलते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है आपकी, यहाँ पे फाइनल आपको कर दिया है क्या W, और इनिशियल कर दिया W नॉट। ठीक है, तो वहां से अगर आपको आता है, देखो समझिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस आते हैं तो आपको बस वहां पे जो वैल्यू है रिप्लेस करनी है, तो वहीं से अगर आप एंगुलर की आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए एंगुलर मोशन का, तो वहां पे आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेम वही आपके हैं, सेम सेम वही ऑप्शन से मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंपेयर करने के लिए, सो विल गेट एन आइडिया देयर। है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार, जैसे कि आप देखिए v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2as प्लस वी स्क्वायर माइनस, हो सॉरी प्लस कर दिया मैंने, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे इनिशियल फाइनल, अगर देखेंगे आप इनिशियल फाइनल यहाँ पे हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस का, तो देखो यहाँ पे थीटा कर दिया इन्होंने, थीटा थीटा नॉट का। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भी अगर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो आपका थीटा थीटा नॉट है, नहीं ये एक्चुअल में ये वाला ऊपर वाला है, यहाँ पे देख लीजिए ये। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डब्ल्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या ये आपके एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से चेंज कर दिया, तो बस आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं से आपको एक क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बेसिक आपको बेसिक बता दिया है। अभी आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको डायरेक्ट हम लोग और ज्यादा डीप में जाएंगे थोड़ा सा, और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा अगर इसमें कराना हुआ। ठीक है, वैसे मैं मोस्टली आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में ही कराऊंगा। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैंने एंगुलर मोशन के रिगार्डिंग ये चीज है वाला पॉइंट कराया था। नाउ विल स्टार्ट विद फोर्स। ठीक है, अब देखिए फोर्स है, फोर्स से पावर भी आता है, पावर का भी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। पावर के मैं कोशिश करूंगा आपके सारे फॉर्मूलेस करा दूं, क्योंकि पावर पे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, मैं जितने टाइम से देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं ये, पावर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है ना, स्पेशली आपके ये भी सीडीएस हो गया, सीएपीएफ, दोस्त हु आर अपीयरिंग फॉर सीएपीएफ, है ना, जो भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो देख लीजिए पावर होता क्या है। देखो सबसे पहली चीज बताता हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो पावर से, पावर का, अगर आपको उसकी पावर होता क्या है वो पता है। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ पावर होता क्या है वो पता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पावर आपको पता होगा। ठीक है, वेलोसिटी इनटू करंट वगैरह हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, तो वो सारी चीजें, वेलोसिटी का पोटेंशियल इनटू करंट होगा, तो वो हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे आगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पावर होता क्या है। तो समझिए, पावर इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज। पावर है ना, अगर हम बात करते हैं पावर क्या है कि सर कितना काम मैं कर देता हूँ कितना जल्दी, है ना, कितना मैंने काम कर दिया, कितना एफिशिएंसी के साथ कर दिया, जल्दी की गलत वर्ड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल कॉज व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, व्हेन अप्लाइड चेंजेस और टेंड्स द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि मगर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, देखिए इससे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पे आता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं फोर्स लगाता हूँ किसी चीज में और उससे क्या होता है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन चेंज हुई, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा बोलता हूं मैं आपको, मैंने बोला कि आपके सामने मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है और आपको कहना है धक्का लगाना, और आपने 1 सेंटीमीटर भी उसको नहीं है उसको भर पाए, तो इसका मतलब क्या, आपने कुछ काम किया नहीं, इसमें वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया बट आपने कुछ वर्क उसको डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसमें वर्क डन जीरो हो जाता है। तो फोर्स का वर्क डन का हम लोग सारा कुछ आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेंज देखो, इफ द नाउ चेंज ऑफ द वर्ड, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, इफ इट इज रेस्ट देन इट इज इन द मोशन। यानी अगर कोई मोशन में है तो मुझे उसको रेस्ट पे लाने के लिए फोर्स लग चाहिए होगा, कोई रेस्ट पर है तो उसको मोशन पे लाने के लिए चाहिए होगा। ठीक है ना, ना इट कैन ऑल्सो यूज टू चेंज इन डायरेक्शन शेप साइज, ना ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, इनके लिए भी चेंज के लिए भी आपके लिए फोर्स का यूज किया जाता है। पुशिंग पुलिंग डोर, है ना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेवर्स के बारे में 3 तरीके के लेवर है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब देखो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट, अब न्यूटन का सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपका फोर्स के बारे में बात करता है, क्या फोर्स, है ना, तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फंडामेंटल है, ध्यान रखना। फोर्स का मतलब है क्या, मैं मास में कुछ एक्सेलरेशन ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यानी अब इससे क्या पता चलता है कि देखो मास जितना बढ़ेगा तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस है, छोटी है ना,
कुछ छोटी चीज को आपको मूव करने के लिए ज्यादा पावर नहीं चाहिए लगेगी, वहीं पे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए उसका मास ज्यादा बढ़ गया। अब बोलते हैं एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, एक्सेलरेशन कम हो गया तो फोर्स कम चाहिए होगी, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग इज आपका एसआई यूनिट्स। मल्टीपल टाइम्स एसआई यूनिट्स का क्वेश्चन आया, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। तो देखिए पहले अगर मैं बात करता हूँ आपका मीटर यूनिट लेंथ पे, तो ध्यान ध्यान रखना पहला न्यूटन है, ध्यान रखना फोर्स का आपका न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है आपका। फिर अलग बेसिक यूनिट्स क्या है ना, मीटर यूनिट लेंथ, अरे ये क्या हो गया सिंबल, मीटर किलोग्राम, अच्छा उसका सॉरी लेंथ का, हाँ लेंथ का मीटर दिया हुआ है, किलोग्राम का आपको ये दिया हुआ है, सेकंड का दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है 1 न्यूटन का यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे आप अगर यहाँ से निकालेंगे, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो मास का आपका केजी मैंने मान लिया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स यानी 1 न्यूटन इज डिफाइंड। अब अगर पूछा जाए ये कि जो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि 1 न्यूटन इज व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन 1 न्यूटन, तो इट इज व्हाट, तो इट इज द फोर्स दैट विल गिव 1 केजी ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। वो क्या करेंगे, 1 मीटर से कुछ भी, 1 मीटर की जगह कुछ भी किलोमीटर पर सेकंड, मीटर, मिनट कुछ भी कर सकते हैं, किलोग्राम को कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1 केजी मास को आप 1 मीटर पर सेकंड से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो हम उसको 1 यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ आपके इफेक्ट्स, फिर मैं उसके बाद कुछ आपके अलग फॉर्मूलेस भी बता दूंगा यहाँ पर। हाँ एक मिनट देखिएगा जरा, मुझे थर्ड लॉ हो गया, चलो थर्ड लॉ जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसमें, तब मैं और अच्छे से बता दूंगा। सो देखिए पहले आपकी हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के। देखो इफेक्ट का, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग बात करें आपके लिए दो इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स ही हमारे लिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज कि आपका देखिए मोशन, देखो फर्स्टली इन फिजिक्स मोशन इज यूजुअली चेंज इज मोशन इज नॉन एज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सिंपल टर्म में देखा जाएगा मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो आपके देखो दो तरीके से चेंज होता है, या तो स्पीड में चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। दोनों में ही फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पे क्या है, द फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स एंड सम ऑफ देम, जैसे कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी, है ना, इज एट रेस्ट टू मूव, ठीक है ना, उसको रेस्ट पे ला सकता है, स्लो, है ना। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, है ना, किसी भी मूविंग बॉडी को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी अलोंग अ शेप और अ साइज। तो आपकी शेप और साइज के जो भी आपके डायरेक्शन है उस टाइम उस तरफ उसको चेंज भी किया जा सकता है, तो इज आर द फोर्स, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर फोर्स पे, अगर कभी भी आपका सिर्फ फोर्स पे ही आपकी स्टेटमेंट्स आ गए, 4 स्टेटमेंट्स आ गए, तो प्लीज यूज कॉमन सेंस। देखो फोर्स का तो मल्टीपल जगह यूज है, समझ रहे हैं, फोर्स का मल्टीपल जगह यूज है, तो आप कोशिश कीजिए, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या मुझे ऐसा कुछ भी हो सकता है जो मैं, आपने कभी ऐसा देखा, कुछ फील किया हो जहाँ पे फोर्स लग रही हो, वहां पे उसका एग्जांपल, तो इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस यहाँ पे दिए हुए हैं, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी क्या होते हैं, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अच्छा, हाँ क्या कहते हैं, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हमारी यूनिट्स है ना, हाँ। अच्छा यूनिट्स पे हमने कहा था, हाँ, तो ध्यान रखते हैं यूनिट्स में हमने जो केजी किया, ऐसी आपका एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं डाइन, ठीक है ना। एक होता है डाइन, DYNE। तो 1 डाइन, ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू पूछी जा चुकी है 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ये आपका, ये अगर पूछा जाए तो आपसे ये इसी भी होता है, ठीक है ना। तो और इसको हम, और इसको कैसे बोलते हैं, और हम ध्यान रखें फोर्स को हम कैसे बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस ये इस पे क्वेश्चन, आज क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इनके बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहा था, मैं आपको, मुझे बताना आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो बात करते हैं, आपका छोटा सा टॉपिक है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं अगर पूछा जाए, ध्यान रखना है, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, ओनली 4 ही है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। और इन्हीं पे क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ आपके लिए भी छोड़ दूं। तो देखो 4 फंडामेंटल फोर्सेस ने, जैसे कि आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्सेस,
ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गई, फोर्स हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हो गया है आपका क्या नाम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तीन है, थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। अब देखिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये अब आपको करना है, ठीक है ना। कोशिश करूंगा आप लोगों से भी एंगेजमेंट रहे। एक छोटा सा होमवर्क है, तो होमवर्क क्या है, क्वेश्चन है आपका कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आप लोग को कमेंट कीजिएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, और कोशिश कीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ करो। तो और लोग जब भी पढ़ेंगे ना इसको, जब भी क्लास आपका जो अब जब ऑनलाइन होगी, तो और लोगों को भी आइडिया मिले, ठीक है ना। मैं पक्का सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क, मैं छोटे छोटे से आपको वो दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको भी थोड़ा सा इंगेज हो। कूल। चलिए आगे देखते हैं हम, बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम एक बार। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन, इसको हम न्यूटन की बोल देते हैं, आपका केजी मीटर पर सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन का हम लोग जब एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन बेसिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कितना वेलोसिटी इन पर कितना टाइम। तो एक्सेलरेशन सिंपल सी चीज है कि कितनी वेलोसिटी आपने कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। तो क्योंकि और एक्सेलरेशन ध्यान रखना एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम आगे और पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। किसी को लग रहा हो ना कि सर ऊपर से निकल के एक्सेलरेशन क्या है, मैं आगे जब मोशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी, फोर्स देखिए, देखो अब देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एम वी अपॉन टी। कैसे, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ठीक है ना। हमारे पास ए का ए की भी वैल्यू दी हुई है तो हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी से ध्यान रखना है, जैसे फोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे आपको एम वी अपॉन टी हो गया, है ना। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वी अपॉन टी, ऐसी आपने बोल दिया यहाँ पे। फोर्स इक्वल्स टू सर मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम भी होता है, बट आपको पता होना चाहिए मोमेंटम बोलते हैं हम पी। पी क्या होता है, मोमेंटम। पी होता है एम वी, ठीक है ना। तो हम इसको फिर अगर मैं इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। एफ इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी अपॉन टी, ठीक है ना। और वहीं पे अगर मैं बोलूं चेंज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं डीपी अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द इनर्शिया फॉर्मूला ऑफ पी इक्वल्स टू, ये हमारे पास दिया हुआ कैलकुलेटर जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, है ना। कितना मास कितना मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे देखेंगे, और यहाँ पे फोर्स रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को ही बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या है कि कितना मोशन में चेंज हो रहा है समय के जो भी आपके वो है, तो है ना। तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कितना मास कितना वेलोसिटी पे जा रहा है उसी का मोमेंटम बोलते हैं। तो फोर्स का मोमेंटम का डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन आपका स्टेब्लिश हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप एक बार देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके क्या क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पे हैं। तो देखिए टाइप फोर्सेस में, अच्छा टाइप से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपके टाइप करा दूंगा। देखिए फोर्सेस से उससे पहले आपके दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपके, एक मिनट बोलना, हाँ। तो देखिए आपके दो टाइप के देखो हम लोग अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। ऐसी आपकी फोर्सेस होती है कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, ऑल्दो मुझे पता है आप सब लोगों ने अगर ये स्कूल टाइम में पक्का पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बस इनकी डिफरेंस पता होना चाहिए और एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। अब समझिए कि होता क्या है, फर्क क्या है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें एक चीज ध्यान रखने, दीज आर पाथ डिपेंडेंट, कि इनको पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा उससे भी। और ये जो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है जो पाथ इंडिपेंडेंट,
है ना। बस एक तो फर्क आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, मतलब एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप देखें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लेकर नीचे की तरफ, यानी उसको पता है भाई वो आपका हॉरिजॉन्टली लगेगी, वर्टिकली नहीं लगेगी। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी है जो आपको पुल करती है, उसकी क्या लगता है, वो आपको ग्रेविटेशनल आपके नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाथ डिपेंडेंट है वो। वहीं पे एक और आपके होते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग बोल देते हैं, टेंशन बोला है ना, स्प्रिंग हो गया। अब स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या है कि आपने नॉर्मल स्प्रिंग देखा होगा, जो आपकी कॉइल्स होती हैं, ऐसी ऐसी कॉइल्स होती है, अगर आप इसको इधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो इनका फोर्स किसकी तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ना, हॉरिजॉन्टली नहीं जाएगा, सॉरी वर्टिकली नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टली रहेगा, यानी उसकी एक पाथ रहेगी, एक फिक्स रहेगी। वहीं पर टॉक अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो दीज आर पाथ इंडिपेंडेंट, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शन का, ठीक है, फ्रिक्शन आपका पीवाई को, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रिक्शन की, आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये। फ्रिक्शन का सिंपल सी चीज है सर, टायर हो गया तो आपका रोड पे लग रहा है, ऊपर हवा में गए तो आपका एयर फ्रिक्शन लग रहा है, जिसको है ना, पानी में जाते हैं तो पानी में फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या मल्टीपल टाइप के फ्रिक्शन है, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके वजह से ना फ्रिक्शन हो गया, मैंने बोलते एयर रेजिस्टेंस हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन सारे डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है ना, ऐसा है ना, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में भी टेंशन होता है, बट वो उस पर्टिकुलर उससे वो है, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो बस आपको इसके एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बस आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, यहाँ से कुछ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दो टाइप के फोर्सेस, एक और एक टाइप है ना, तो यहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बेसिकली यहाँ पे हमको फिजिकली कहीं ना कहीं आपका वो देना पड़ेगा, है ना, तब भी आपको उसमें जो फोर्स है वहां पे जाएगा। जैसे कि हमारे पास देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज डिफाइंड फॉर दैट एक्ट ऑन अ बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम, यानी बेसिकली दे रिक्वायर अ मीडियम। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि अगर आप, मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ, इसको फ्रिक्शन फोर्स हो गया है, यहाँ पे टेंशन फोर्स हो गया है, वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है ना, तो ये सारी क्या है आपके मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो ये क्या है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो एग्जांपल देखिए वेट, तो वेट क्या है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स दैट पुट बाय द आपका जो भी आपकी अर्थ है, तो ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशनल बॉडी है, डिस्कस है ना, आगे हम देखेंगे। और ध्यान रखना वेट से जो जो अर्थ है वो आपको किस एक्सेलरेशन से आपका पुल करता है, तो आपको पता होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है ना। तो वेट एक्चुअल में है क्या, मास इंटू ग्रेविटी, यानी आपको कितना मास है और किस ग्रेविटी से पुल कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसको हम जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जो इसकी वैल्यू ये होती है, ये एक्चुअल स्मॉल जी की ही वैल्यू है ना। तो आपको अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपका। हाँ, यहाँ पे वेट है, तो अगर मैंने बोला आपका मास आपका 6 है, और उसमें मैंने 10, अगर 10 की दे दो तो 60 kg बन जाता है आपका ये वेट। तो वेट क्या है कि मास आपके पास सिर्फ 6 है, बट जो 10 है वो आपकी क्या है, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ना इट्स डायरेक्शन बीइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर, नॉर्मली वी अज्यूम द वेट इज मेजर्ड इन द इनर्शियल फ्रेम, इट इज इफ इट इज मेजर्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इट इज कॉल्ड अपैरेंट वेट, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका जो ग्रेविटी है, वो मैक्सिमम ध्यान रखना है कहां पर होती है, सरफेस पर। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं आपको, कि ग्रेविटी जैसे आपकी अर्थ मैंने बताया, अगर आप अर्थ के बिल्कुल सरफेस पर हो तो यहाँ पे जी मैक्स है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो जी कम होती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बात है नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट फोर्स जो है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, हाउ स्ट्रांगली सरफेस दैट कॉन्टैक्ट इज प्रेस टुगेदर, तो ठीक है, जहां हम बात कर रहे हैं कि आपका ये जो क्या कहते हैं कहाँ गए, हाँ, इफ इट इज मेरा हाउ स्ट्रांगली सरफेस कॉन्टैक्ट विद प्रेस्ड ईच है, तो हम कॉन्टैक्ट जो आप किसी भी सरफेस को है ना कितने प्रेस दबाते हैं, उससे जो फोर्स है वो आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल बेसिकली परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, नॉर्मल का मतलब ही आपका परपेंडिकुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स टेबल पुशिंग ऑन द ग्राउंड, तो जो टेबल आपको जैसे टेबल है आपकी, अब मुझे तो एक तो मुझे ना टेबल चेयर बनाना नहीं आता, तो अब ये इस पे है, तो ये इसको एक पर्टिकुलर उस पे आपको पुश कर रही है, सिंपल सा बताता हूँ, आपकी बुक रखी हुई है किसी उस पे, तो बुक आपको एक पुश कर रही है, तो उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता ही है कि कॉन्टैक्ट के बीच में होता है ना, यहाँ पे बताया कॉन्टैक्ट के बीच में मतलब दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है, उसके बीच में आपकी जो फोर्स होती है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होती है, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, फ्रॉम द रिलेटिव मोशन, यानी मतलब क्या, अगर आपकी कार इस वे में मूव कर रही है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट में लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन का।
उसके बाद द फोर्स एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, चाहे आपकी रोप, स्ट्रिंग, वायर, रॉड जिस पे होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखने, इसको अलग अलग तरीके से इसको मेजर किया जाता है। सुटेबल लेंथ फॉर इंसर्टिंग अ स्प्रिंग स्केल, है ना। टेंशन इज रीडिंग ऑन द स्केल, यहाँ पे टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द रोप ओनली इफ द रोप इज अनएक्सेलरेटेड एंड अज्यूम्ड मासलेस। तो यहाँ पे यही चीज बताया हुआ है कि जो जो अगर ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि जो टेंशन है, ध्यान रखना है, किसी रोप पे हमेशा सेम रहती है। कंसीडरेशन में क्या, कि हमको वो उसका देखना होगा, उसमें एक्सेलरेशन ना हो रहा हो और उसका मास लेस हो, उसमें मास ना हो, मतलब ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आइडियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस पर हम लोग बोल सकते हैं कि टेंशन उस पे एक सारे पॉइंट पे सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा टेंशन। तो टेंशन का ध्यान रखना है आपका क्या है, ये आपका सिंपल सा है कि टेंशन इक्वल्स टू क्या है आपका, एम अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ग्रेविटी प्लस आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग जो अगर एक्सेलरेशन में नहीं है तो वो वाली सारी चीजें, ठीक है। आगे हम बात करें स्प्रिंग फोर्स के रिगार्डिंग, तो स्प्रिंग, हाँ, डिस्कवर्ड स्प्रिंग रेजिस्टेड इटसेल्फ टू चेंज देयर लेंथ। सिंपल सी बात है, मैंने स्प्रिंग, आपकी कॉइल्ड स्प्रिंग है, तो आप जब इसको नॉर्मल बहुत ही लीस्ट फोर्स से करेंगे तो इट विल नॉट चेंज इट्स, आपकी जो भी आपका शेप साइज जो भी है वो रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, in fact the more alter the spring's length it harder it resist the force exerted by the spring may be, इसको माइनस के एक्स से दिया जाता है। ध्यान रखना, एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, और के क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है हुक्स लॉ पर। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, अगर किसी को पता था कि अगर इस पे क्या होता है, किसके रिगार्डिंग है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे कि हुक्स लॉ क्या है। तो स्प्रिंग, इस पे पूछा था कि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का जो भी मैकेनिज्म है ना, वो किस लॉ से चलता है, तो ध्यान रखता था वो हमारा किससे था, हुक्स लॉ से था। बस इतना क्वेश्चन आया था। जिसने 11th 12th अच्छे से किया हुआ है, पढ़ा लिखा है भाई, तो ऐसे है ना, तो उसको आइडिया होगा। ऐसे ही ना आगे हम लोग बात करेंगे, बल्क मॉड्यूलस हो गया, बल्क कांस्टेंट हो गया, तो मैं आपको मोशन वाले चैप्टर में आगे करा दूंगा, क्योंकि मैं आई डू नॉट वांट कि क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा ना खींचे, है ना, तो आप लोगों के लिए भी बोर हो, ठीक है। तो वो करते हैं, आगे हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के रिगार्डिंग। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ। आगे हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट देखेंगे, डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग प्रॉपर्टी। फॉर अस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करते हैं, रेशो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अगेन ये रेशो वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने बस ये दिया है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। हम्म। और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से बेसिकली अब जहाँ पे कॉन्टैक्ट की जरूरत ना पड़ती हो, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, ठीक है, जो भी ग्रेविटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली दो चार्ज बॉडीज के बीच में होती है, तो आपको इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल आपके आपने देखा होगा, दो मैग्नेट्स को साथ में लेके जाते हैं, तो ये स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर ऑपोजिट, अगर उनके वो पोल्स हैं तो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अलग अलग पोल्स होते हैं तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड अगर अगर सेम पोल्स होते हैं दे टेंड टू अपोज ईच अदर, ठीक है। तो ये आपके मैंने बेसिक्स आपके करा दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, मैं आपको सिंपल सा पॉइंट मेरा, देखो हमारा ये क्या क्या फायदा क्या है इस चीज से, कि ये देखो फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, ठीक है। जब मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा, है ना, जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, बात करेंगे रूल्स के बारे में, बात करेंगे, कोशिश करूंगा कुछ ट्रिक्स बताऊं, है ना, निमोनिक्स बताऊं, जिससे आपको याद रहे चीजें, ठीक है। तो ये रहेगा आपके, बाकी अगेन आई वांट फ्रॉम योर साइड कि कोशिश कीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, डजेंट मैटर आप लाइक करते हो नहीं, क्योंकि वहां पे मुझे एंगेजमेंट दिखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे से, देखो बिकॉज देयर आर चांसेस जहां से बहुत बार मेरे से मैंने पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ आपसे गलती से बोल दिया है, नॉट ऐसे कि मैंने जानबूझ के कुछ बोला है, तो फील फ्री टू रीच अस आउट इन द कमेंट सेक्शन। आपको लग रहा है वो, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज भाई आप लोगों को सिंपल सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगा, आप उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।